हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रकाश चंद्रा, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना फिलॉसफी का 14th पार्ट। आज हम देखने वाले हैं लोक सेवकों हेतु आचरण संहिता। आप एक लोक सेवक बनने के बाद आपका आचरण कैसा होना चाहिए। तो क्योंकि आप जनता से आप डायरेक्ट प्रत्यक्ष उनसे संपर्क में रहेंगे, आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम दिया जाएगा, सरकारी काम करेंगे। तो अब जब तक आपका आचरण सही नहीं रहेगा तब तक आप उन कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आप क्रिएट होता है कि आचार संहिता की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें आचार संहिता बनाना चाहिए। तो पहला कारण है लोक सेवकों के द्वारा, लोक सेवक अपने कार्यों के दौरान जनता के प्रत्यक्ष संपर्क में आते हैं, ठीक है। अतः साधारण जनता के लिए आदर्श होने के लिए उनका नैतिक स्तर उच्च होना जरूरी है। अगर आप जनता के संपर्क में जा रहे हैं, क्योंकि अब आप डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे तो आप साधारण जनता के लिए क्या रहेंगे, आप उनके लिए एक आदर्श रहेंगे। तो उसी आदर्श के लिए अब यदि आपका नैतिक स्तर उच्च नहीं रहेगा तो क्या होगा, ये आपके कार्य में बाधा उत्पन्न करेगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं लोक सेवक खुद को प्राप्त प्राधिकारियों के जरिए आपको जो पावर दिया जाएगा, आप जो फैसला लेंगे उससे क्या होगा, जनता आपके फैसलों से प्रभावित होंगे। और यदि आपका नैतिक स्तर उच्च नहीं रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, अपने पावर का दुरुपयोग कर सकते हैं। तो दूसरा कारण क्या हो जाएगा, पावर के दुरुपयोग को रोकने के लिए, उस जो पावर दिया गया उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, नैतिक लिए आचार संहिता बनाया गया है। तीसरा पॉइंट है राजनीतिक तटस्थता बनाए रखने के लिए। यदि कोई लोक सेवक राजनीतिक व्यक्ति से जुड़ जाता है या किसी राजनीतिक दल से जुड़ जाता है तो क्या करेगा, वो पर्टिकुलर दल के हितों के लिए ही कार्य करेगा, वो जनता के हितों से विमुख हो जाएगा। इसीलिए क्या जरूरी है, राजनीतिक तटस्थता बनाए रखने के लिए आचार संहिता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला लास्ट पॉइंट है आचार संहिता व्यक्ति को उनके कर्तव्यों से विमुख होने से बचाता है। क्योंकि अगर आप आचार संहिता का पालन नहीं करेंगे तो आपके लिए दंड की व्यवस्था है, इसीलिए आचार संहिता को पालन करना बहुत ही जरूरी है। तो चार कारण क्या क्या हो गया, आप एक आदर्श हो, दूसरा आपकी शक्तियों को दुरुपयोग होने से बचाने के लिए, तीसरा है राजनीतिक तटस्थता बनाए रखने के लिए, और चौथा है अपने कर्तव्यों से विमुख होने के लिए। इन चार कारणों के लिए के आवश्यकता के कारण ही आपके लिए क्या बनाया गया है, आचार संहिता बनाया गया है। तो लोक सेवकों को संबंधित महत्वपूर्ण आचार संहिता देखिए, अनुच्छेद 309 में क्या दिया गया है, राष्ट्रपति को, किसको, अपने राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि सरकारी व लोक सेवकों के लिए आवश्यक नियम का निर्माण करे। इनके तहत 1951 में अखिल भारतीय लोक सेवा कानून और वर्ष 1964 में केंद्रीय सिविल सेवा कानून के तहत आचरण नियम बनाए गए हैं। तो आचरण नियम क्या क्या है, ये क्वेश्चन 15 नंबर के लिए पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 14 तक के पॉइंट लिखे हुए हैं। इसके अलावा भी और भी आचरण नियम है, आपको यहाँ से देख सकते हो, अखिल भारतीय केंद्रीय सिविल सेवा कानून के तहत आप आचरण नियम देख सकते हो, बहुत सारा है। मुझे ये 14 पॉइंट इजी लगे इसलिए मैंने आपको ये 14 पॉइंट यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पहला पॉइंट है लोक सेवकों को अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और निष्ठा से करनी चाहिए। पहला आचरण नियम क्या है, अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करेंगे, ईमानदारी व निष्ठा से काम करेंगे। दूसरा कारण, किसी भी राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेना। लोक सेवकों को किसी भी राजनीतिक दलों में भाग नहीं लेना चाहिए। तीसरा हमारा आचरण नियम क्या है कि लोक सेवकों को किसी ऐसे दल का सदस्य नहीं होना चाहिए जो राजनीति में भाग लेता हो, ठीक है। 3 कारण देख लिए, अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना है, किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होना है, और किसी ऐसे दल का सदस्य नहीं बनना है जो राजनीति में भाग लेता हो। आप किसी ऐसे दल का सदस्य बन सकते हो जो राजनीति में भाग नहीं लेता है, ठीक है। चौथा, उन्हें राजनीतिक उद्देश्य से संकलित किए जाने वाले किसी कोष में पैसा नहीं देना है, मतलब किसी भी राजनीतिक दल को आपको फंडिंग नहीं करना है। 4 पॉइंट इजी है, अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और निष्ठा से करना है।
दूसरा, किसी राजनीतिक दल में भाग नहीं लेना है, किसी ऐसे दल का सदस्य नहीं बनना है जो राजनीति में भाग लेता हो। और चौथा पॉइंट है, किसी राजनीतिक दल को फंडिंग नहीं करना है, किसी कोष में आपको पैसा नहीं देना है। अगला पॉइंट, उन्हें सार्वजनिक रूप से सरकार की आलोचना नहीं करना चाहिए और अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त प्रेस या रेडियो से संपर्क नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो क्या है पांचवा पॉइंट कि आपको सरकार की आलोचना सार्वजनिक तौर पे नहीं करनी है। छठवां पॉइंट, कोई भी लोक सेवक अपने विभाग में किसी नज़दीकी रिश्तेदार को नियुक्त नहीं कर सकता है। ठीक है। सातवां पॉइंट है, उपहार ग्रहण करने के संबंध में नियम है कि यदि विवाह, जन्मदिन और किसी धार्मिक उत्सव में लोक सेवक को 100 रुपए से अधिक मूल्य की कोई राशि सरकार से प्राप्त होती है तो उसका विवरण सरकार को देना है। ठीक है, तो अपने 7 पॉइंट देख लिया है। पहला, पूरे कार्य को ईमानदारी और निष्ठा से करना है, राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होना है, किसी ऐसे दल का सदस्य नहीं होना जो राजनीति में भाग लेता हो, किसी भी राजनीतिक दल को फंडिंग नहीं करनी है, उसके बाद सरकार की सार्वजनिक आलोचना नहीं करनी है, अपने विभाग में नज़दीकी रिश्तेदार को नहीं लाना है, विवाह, जन्मदिन में या किसी अन्य धार्मिक उत्सव में 100 रुपए से अधिक का उपहार नहीं लेना है। ठीक है। अगला पॉइंट है, कोई लोक सेवक किसी प्रकार की सट्टेबाजी नहीं कर सकता है और ना ही उसका परिवार का सदस्य इसमें शामिल हो सकता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, कोई भी लोक सेवक पहली पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह नहीं कर सकता है, परंतु यदि निसंतान की स्थिति में वह सरकार से लिखित स्वीकृति उसे लेनी पड़ेगी। ठीक है, हमने 9 पॉइंट देख लिया, कोई भी टफ पॉइंट नहीं है। पहला पॉइंट मैं बार बार रिवाइज करवा रहा हूं आपको। पहला पॉइंट है, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी व निष्ठा से पालन करना है। दूसरा, राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होना है। तीसरा पॉइंट, किसी ऐसे दल में का सदस्य नहीं बनना है जो राजनीति में भाग लेता हो, राजनीतिक दल को फंडिंग नहीं करनी है, सार्वजनिक तौर पे सरकार की आलोचना नहीं करनी है। उसके अलावा क्या है, किसी भी लोक सेवा विभाग में किसी नज़दीकी रिश्तेदार को भी नियुक्त नहीं करना है। विवाह, जन्मदिन या किसी भी उत्सव में 100 रुपए से अधिक का राशि ग्रहण करते हैं तो उसका विवरण सरकार को देना है। उसके अलावा सट्टेबाजी में भाग नहीं लेना है। उसके अलावा दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप तलाक ना ले पहले से, और साथ ही साथ अगर लेते भी हैं तो निसंतान की स्थिति में सरकार से लिखित में परमिशन आपको लेना होगा। उसके बाद आते हैं, सरकारी सेवा में नियुक्ति के समय लोक सेवक को अपनी संपूर्ण अचल संपत्ति की सूची सरकार को देनी है। साथ ही प्रति वर्ष प्राप्त की जाने वाली संपत्ति की सूचना सरकार को देनी अनिवार्य है। हम जब भी आप लोक सेवक बन के आएंगे, आपको हर वर्ष अपनी वार्षिक संपत्ति, अपनी अचल संपत्ति की जानकारी आपको सरकार को देनी होती है। ठीक है। उसके बाद आएंगे 11वां पॉइंट है हमारा, लोक सेवक को अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई भी धर्म को अपना सकता है, परंतु आप एक लोक सेवक के रूप में जब आप कार्य कर रहे हो तो आपके कार्यों में कहीं भी ये नहीं झलकना चाहिए कि आप किस धर्म से संबंधित हैं। मतलब क्या है, जनता को इसके साथ इस तरह का आचरण करना चाहिए कि आप राज्य के पंथ निरपेक्ष के सिद्धांत के विरुद्ध ना हो। ठीक है। अगला पॉइंट है, केंद्रीय लोक सेवा आचरण नियम में किसी भी प्राइवेट कंपनी या संगठन द्वारा आयोजित किसी प्रतियोगिता या समारोह में भाग न ले जिनका मुख्य उद्देश्य उनके व्यापार को बढ़ावा देना है। ठीक है। 13वां पॉइंट है, कोई व्यक्ति शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से व्यापार या व्यवसाय में बिना आप गवर्नमेंट के परमिशन के खुद का व्यापार या व्यवसाय में भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है। तो हमारा लास्ट पॉइंट है, यदि कोई लोक सेवक किसी व्यक्ति से ऐसी धनराशि जो विधिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त होती है, विधिक पारिश्रमिक मतलब जो आपको विधि के अनुसार दिया गया है उसके अतिरिक्त यदि प्राप्त होती है तो किसी उद्देश्य पुरस्कार के लिए स्वीकार करता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 161 के तहत दंडनीय होगा। तो हमने पूरे 14 पॉइंट देखे हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारा पहला पॉइंट क्या था, कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और निष्ठा से। दूसरा है, राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लेना। तीसरा, किसी ऐसे दल में भाग नहीं लेना जो राजनीति में भाग लेता हो। चौथा, किसी राजनीतिक दल को फंडिंग नहीं करना है। अगला पॉइंट है हमारा, सरकार की आलोचना नहीं करना है। विभाग में नज़दीकी रिश्तेदार को नियुक्त नहीं करना है। विवाह, जन्मदिन या किसी उत्सव में 100 रुपए से अधिक की राशि अगर मिलती है तो उसकी सूचना सरकार को देनी है। उसके अलावा सट्टेबाजी नहीं करना है।
पहली पत्नी के रहते दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा है अपनी अचल संपत्ति की जानकारी हर वर्ष सरकार को देनी है। आपका व्यवहार पंथ निरपेक्ष के विरुद्ध ना रहे। उसके बाद है हमारा अगला पॉइंट है, किसी प्राइवेट कंपनी में आप आयोजित प्रतियोगिता में आप भाग नहीं ले सकते हैं जिनका जो उनके व्यापार को बढ़ावा देता हो। ठीक है। 13वां पॉइंट है कि शासन की पूर्व स्वीकृति के बिना प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी व्यापार या व्यवसाय में आप भाग नहीं ले सकते हैं। 14 पॉइंट है, आपको यदि वेतन के अतिरिक्त कोई यदि ऊपरी राशि मिलती है तो उसको के लिए आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 161 के तहत दंडनीय अपराध होगा, है ना। तो ये था हमारा लोक सेवकों हेतु आचरण संहिता। तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास पे। तो बने रहिए इस चैनल पे, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, बाय बाय।